क्या यामी पहली चॉइस थी आपकी? यामी पहली चॉइस इस लेवल तक थी कि जब स्क्रीन पे लिख रहे थे हमको पता था कि यामी गौतम ही शाज़िया बानो का रोल प्ले कर रही है। क्या आपको अट्रैक्ट किया यामी में कि आपको लगा कि ये परफेक्ट रोल के लिए? इस वक्त इस तारीख में जी। यामी गौतम धार आई थिंक इस देश की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से है। हमने जब लुक टेस्ट किया था, एक कॉस्ट्यूम किया जो कि आज आप पोस्टर पे भी देखते हैं, जहाँ एक बेसिक से सलवार था और वो टर्कोइज कलर की चुनरी थी, आंखों में हल्का सा काजल था, मेकअप कुछ नहीं था, सब बेयर था। उनकी आंखों में जो उस दिन जो लुक आया, हमें पता था कि शाज़िया बानो मिल गई हमें। क्या इमरान हाशमी भी आपकी फर्स्ट चॉइस थे फॉर द रोल ऑफ अब्बास? इमरान हाशमी मेरे सपना थे, काश इमरान हाशमी अब्बास का रोल प्ले करे। एंड इमरान जिस तरीके से इस फिल्म में आए, इतने निडर होके आए, एंड जो वाहवाही इमरान को मिली है उनके रोल के लिए इज ही मेड अब्बास फील अंडरस्टूड। सदियों से चला आ रहा है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि दिन में 8 या 10 घंटे ज़्यादा शूट नहीं करते, वो सैटरडेज संडेज नहीं शूट करते, वो लोग रात की शूट नहीं प्रेफर करते। सेट पे ऑन सेट इतना वक्त देंगे, मेकअप का वक्त इतना होगा, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। मनोज बाजपेयी स्क्रीन पे आए, इट वॉज नॉट अबाउट लुक्स, इट वॉज नॉट प्योर शेयर टैलेंट, ही वॉज नॉट अ ग्रीक गॉड। उनके चक्कर में आज जयदीप अलावत है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, आई मीन मनोज और इरफान ने जो किया वो आज तक जो दरवाजे खोले हैं वो आज तक खुले हुए हैं लोगों के लिए। अजय देवगन? मैन, मैन ओ मैन, आई लव अजय देवगन। वेलकम टू फिल्मygyan और आज हमारे साथ बड़े ही मल्टी टैलेंटेड गेस्ट हैं। एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर। सो लेट्स वेलकम सुपर्ण वर्मा। कैसे हैं सर आप? हाय, बस बहुत खुश हूँ। आप एक जर्नलिस्ट थे, अभी आपको कैसा लगता है टेबल को साइड बैठ के आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं, आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे? आई थिंक सवाल मेरे तब भी उतने थे जितने आज उतने सवाल हैं। आज मैं अपने सवालों का अलग ढंग से जवाब ढूंढता हूँ, जी। लेकिन आई थिंक सिर्फ एक चीज कम हुई जर्नलिस्ट ना रहकर, जी। इज मैं हमेशा से फिल्में बनाना चाहता था, और एज अ जर्नलिस्ट मैं जब सवाल पूछता था तो काफी बार मेरे दिमाग में उसका जवाब ऑलरेडी हुआ करता था। उतनी जिज्ञासा नहीं थी जवाब सुनने की, लेकिन आई थिंक वो एक चीज है जो मिस नहीं करता, बट अदरवाइज या यही फर्क है मेरे, आई गेस। आपकी फिल्म हक, इट्स रनिंग इन थिएटर्स एंड पीपल आर लविंग इट। सो आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि व्हाट अट्रैक्टेड यू द मोस्ट अबाउट हक? सिर्फ एक बंदा काफी है के बाद, मतलब मैं अपनी कोर्टरूम ट्रिलॉजी के लिए एक सब्जेक्ट ढूंढ रहा था, वाह। और काफी रिसर्च के बाद यू नो शाबानो के केस का बार बार जिक्र आया, और मेरे लिए था कि इस सब्जेक्ट को जो इतना वास्ट है अप्रोच कैसे करें। एंड देन आई रियलाइज कि ये बेसिकली एक डोमेस्टिक मुद्दा था, एक घर का मुद्दा था जो कि देश का मुद्दा बन गया। एंड उस अप्रोच से मैंने अपनी राइटर यशुनाथ के साथ बैठ के बातें की, एंड हमने काफ़ी दिनों तक मतलब सिर्फ डिस्कशंस किए, और फिर रिसर्च शुरू किया। कुछ 1 साल तक रेशु ने मतलब लीगली रिसर्च किया, इस्लामिक एक्सपर्ट से बात की, एंड तब हम उस बेस से पहुंचे कि लेट्स मेक हर अ वुमन ऑफ फेथ, और उसके फेथ के द्वारा उसकी जर्नी आगे बढ़ेगी, एंड वी मेड द वर्ल्ड ऑफ शाज़िया बानो एंड अब्बास खान। और वहाँ से शुरुआत हुई। जहाँ तक कंट्रोवर्सी का सवाल है, मेरे लिए कंट्रोवर्सी ज़्यादा ज़रूरी था कि ये फिल्म कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, क्योंकि ये उस तरह की फिल्म है जहाँ एक अप्रोच हो सकती है कंट्रोवर्सी कर लो, एक अप्रोच हो सकती है कि एक ऐसी फिल्म बनाओ जहाँ ऑडियंस का दिल और दिमाग आप एंगेज करके उनको आप सोचने में मजबूर करो, जहाँ वो बातें करें और एक वार्तालाप हो, डिस्कशन हो ऑडियंस के साथ। और आई थिंक हम सक्सीड कर गए हैं, बिकॉज आज सारा देश इस विषय पे, इस मुद्दे पे एक कन्वर्सेशन कर रहा है, जी। और बहुत अच्छे हेल्दी ढंग से कर रहा है। बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बैलेंस्ड फिल्म बनी है, एंड जो लोगों का डर था वो आई थिंक टीजर और ट्रेलर देख के खत्म हो गया था, लेकिन फिल्म देख के तो मतलब बचा भी नहीं है। जी। सो सर, हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको इस टॉपिक पे वेब सीरीज नहीं बनानी, फिल्म बनानी, क्योंकि आप दोनों चीजें बहुत बखूबी करते हैं। देखिए, अगर वेब सीरीज बनती तो लिमिटेड सीरीज बनती, जी। एंड ऑफ द डे उसका जी, ऑफ कोर्स। फाइनाइट, इट्स या। अ फाइनाइट शो, इट्स नॉट या। कि मतलब सीजन बाय सीजन या आप एब्सोल्युटली। ये बना रहे हैं। नंबर एक, हम्म। और मिनी सीरीज ज़्यादा इस देश में अब तक बनी नहीं है, हम्म। वेस्ट पे बनती आ रही हैं, अब यस। तक यहाँ नहीं बनी है। नंबर एक। नंबर दो, मेरे लिए मेरे दिमाग में
जब हमने इस कहानी की रचना शुरू की तो कभी भी इसको सीरीज बनाने का ख्याल ही नहीं आया, बिकॉज एक फाइनाइट सी कहानी थी जिसको आई थिंक हम लोग एक हैमर स्ट्रॉन्ग ढंग से बोल सकते थे। जी। और आई थिंक इस कहानी का ज़्यादा पंच जो है, इसकी जो ताकत है, वो इज़ इन अ शॉर्टर स्पेस एंड टाइम, जिसमें क्रंच करके आप एक बड़ी सी कहानी बोलो रादर देन खूब वक्त लेके उसको फैला दो। ये वो फैलाने वाली कहानी नहीं है, इमोशन बिखर जाएगा। यस, एब्सोल्युटली। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यामी पहली चॉइस थी आपकी फॉर द रोल ऑफ शाज़िया बानो? यामी यामी पहली चॉइस इस लेवल तक थी कि जब हमने कहानी लिखी, जी। स्क्रीन पे नहीं लिखा था, हुँ, हुँ। कहानी लिखी थी, तब हम यामी के पास गए थे और यामी को कहानी सुनाई थी और उनको कहानी पसंद आई थी और उन्होंने कहा था कि स्क्रीन पे रेडी हो जाए, ले आना और फिर मैं पढ़ूंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब स्क्रीन पे लिख रहे थे हमको पता था कि यामी गौतम ही शाज़िया बानो का रोल प्ले कर रही है। क्या आपको अट्रैक्ट किया यामी में कि आपको लगा कि ये परफेक्ट चॉइस रोल के लिए? इस वक्त, इस तारीख में जी। यामी गौतम धार आई थिंक इस देश की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से है, एब्सोल्युटली। नंबर एक। जी। नंबर दो, उनकी मैंने फिल्में जो देखी हैं उनकी आंखों में एक अलग सी रोशनी है और वो हमेशा एक भूख के साथ काम करती हैं और मेरे लिए वो भूख बहुत ज़रूरी थी कि हमारा सारा यूनिट भूखे लोगों का है। हम सब कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने आप को पुश करना चाहते हैं और उसी पैशन के साथ, उसी उसी हंगर के साथ हमने इस फ़िल्म को बनाया है। जी। एंड यामी का आई थिंक ये किरदार जो उन्होंने रचा है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आई थिंक कही जाएगी आज तक उनकी। और उन्होंने बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, एब्सोल्युटली। बट आई थिंक इस फिल्म में वो अपने आप को टोटली समर्पण कर दिया उसको एंड हर दिन दिखता था। इनफैक्ट शूट से एक महीने पहले हमने जब लुक टेस्ट किया था, तब पहले जो 2 कॉस्ट्यूम्स थे वो तो शादी वाले कॉस्ट्यूम थे, हुँ, हुँ, सज-धज हुँ, के आ रही हुँ। थी, वो खुश स्माइल कर रही थी। और उसके बाद हमने एक कॉस्ट्यूम किया जो कि आज आप पोस्टर पे भी देखते हैं, जहाँ एक बेसिक सा सलवार था और वो टर्कोइज़ कलर की चुनरी थी, आँखों में हल्का-सा काजल था, मेकअप कुछ नहीं था, सब बेयर था। एंड उस उनकी आँखों में जो उस दिन जो लुक आया, हमें पता था कि शाहज़ां बानो मिल गई हमें। शी इज़ बीन फाउंड। अब सिर्फ़ कैमरा को ऑन करना बाकी है। सो इट्स दैट। सर, बाकी के आजकल जो एक्ट्रेसेस हैं वो ये चीज़ करने में शायद उतना कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि नो मेकअप लुक है और जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है अपनी एक इमेज को ब्रेक करने के लिए, तो आपको लगा यामी वाज कंफर्टेबल इन डूइंग दैट? बियॉन्ड कंफर्टेबल, आई मीन कोई सवाल ही नहीं था उनका। वो तो जिस गस्टो से इस रोल में घुसी हैं कि क्या है, क्या है, क्या है। और हमने तो स्क्रिप्ट में 3 बच्चे लिखे थे, उन्होंने कहा था 5 बच्चे क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा नहीं 3 बच्चे काफ़ी है क्योंकि उनको एज भी करना है, तो मेरे लिए वो 3 बच्चे नहीं, मेरे लिए वो 15 बच्चे थे। मैंने कहा सँभालते-सँभालते जान चली जाएगी, सो इसको 3 ही रहने दीजिए। नो शी हैड उन्हें उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही नो मेकअप लुक से, ना ही जिस तरह से हमने शूट किया। मतलब इस फ़िल्म को शूट करने के लिए हम लखनऊ गए थे हुँ। और लखनऊ में तो एक दिन शूटिंग हुई, इर्द-गिर्द इलाकों में संकनी, शंडिला, उन्नाव, जी। काकोरी में शूट हुआ, वो सब जहाँ से हम ठहरे थे वहाँ से 2 ढाई घंटे दूर थे। तो हर दिन हम 2 से 4 घंटा 2 से 5 घंटे अ, जाना 2 घंटा, ट्रैवल आना 2 या घंटा, 4 से 5 घंटे हर दिन ट्रैवल हो रहा था। सिर्फ़ ट्रैवल वाओ! प्लस 12 घंटे शूट। किसी एक्टर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, ना यामी ने, ना इमरान ने, ना शिवाजी ने, किसी किसी ने नहीं। सब मतलब डटे पड़े थे बिकॉज़ जो लुक मिल रहा था, जो फ़ील आ रहा था, वो मिलना बहुत मुश्किल था किसी सेट पर। सो नो, कोई 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 वर्ड ही नहीं था। एंड आई थिंक आजकल एक्टर्स समझते हैं कि हर रोल और हर फ़िल्म का जॉनर जो होता है, उस हिसाब से उनका कैरेक्टर बनता है, राइट? जी। सो अगर ये एक थ्रिलर बन रही है और एक हाई स्टेक्स थ्रिलर है, इट्स अ हाई कांसेप्ट थ्रिलर, हुँ। तो एक लुक अलग होगा उसका, मेकअप अलग होगा, कपड़े अलग होंगे। जी। इस फ़िल्म का विचारधारा और जो लुक था, वो बहुत अलग था। सो एक्टर्स अडैप्ट एज़ पर द नीड ऑफ द फ़िल्म। आपने अभी बात की 12 घंटे काम किया और उसके अलावा ट्रैवल में भी टाइम लगता था। आजकल बड़ी कन्वर्सेशन है कि कई एक्टर्स चाहते हैं कि 8 घंटे से ज़्यादा काम ना करें। आपका मतलब उस पे क्या टेक है? बहुत सिंपल टेक है कि ये आजकल की बात ही नहीं है, हुँ। ये सदियों से चला आ रहा है। बहुत सारे एक्टर्स हैं
जो कि दिन में 8 या 10 घंटे ज़्यादा शूट नहीं करते, वो सैटरडेज संडेज नहीं शूट करते, वो लोग रात की शूट नहीं प्रेफर करते। ये हमेशा से चला रहा है, कोई जी। नई बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये चीज़ शूटिंग से पहले डिसाइड हो जाती है, जहाँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता होता है कि ये एक्टर 8 से 10 घंटे ज़्यादा शूट नहीं करेगा, ये एक्टर संडे को शूट नहीं करेगा, ये एक्टर रात को शूट नहीं करेगा। उसके बाद ये जानने के बाद वो उसके पास जाते हैं। ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में कोडिफाइड होती हैं जी। कि फलाना आप सेट पे ऑन सेट इतना वक़्त देंगे, मेकअप का वक़्त इतना होगा, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो मतलब इसमें कुछ वाद-विवाद का तो मतलब विषय ही नहीं बनता। हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफ़ेशन में वर्किंग आवर्स होते हैं। कुछ प्रोफ़ेशंस ऐसे अजीबो-गरीब होते हैं, जैसे हमारे हैं, जहाँ मतलब आप धूप में खड़े होके शूटिंग कर रहे हैं, जी। बारिश हो, छाँव हो, सड़कों पे नाच रहे हैं। जी। ये अलग प्रोफ़ेशन है, ऑफ राइट? कोर्स। हर प्रोफ़ेशन की अलग डिमांड होती है। हमारा एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ हम लोग सन को चेज़ करते हैं कि जल्दी ना डूब जाए, जल्दी ना उग जाए। एग्जैक्टली। कोई ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं बना है, राइट? सो हर प्रोफ़ेशन की अलग डिमांड्स होती हैं, और कोई इस यू नो कोई भी ऐसा कोई जॉब नहीं उठाता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता बिना जाने। तो ऐसा नहीं कि सेट पे आके अचानक एक्टर बोलता है कि मैं सिर्फ 8 घंटे शूट करता हूँ। नहीं, वो ऑफ कोर्स। ये सब पहले प्री डिसाइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कोडिफाइड होता है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉलो टू द टी। सो इसमें वाद-विवाद का मतलब है, मुझे समझ नहीं आया चक्कर क्या हुआ, कि इश्यू क्या है? इट्स ऑल देयर। इफ अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थिंक कि अगर एक्टर 8 घंटे दे रहा है मेरे को, उसके अंदर मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी, तो आगे बढ़ते हैं। उनको लगता है अगर ज़्यादा वक़्त है और शूटिंग खत्म नहीं होगी, या हमारा बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दूसरा एक्टर लेते हैं। सही बात। इसमें तो मतलब एक्टर ने बहुत शराफ़त से बता दिया कि भाई ये मेरी नीड्स हैं। आपने एज़ अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिसाइड कर लिया कि ये मुझे जमता है कि नहीं जमता है, बात खत्म हो गई। फेयर इनफ। मूविंग ऑन, क्या इमरान हाशमी भी आपकी फर्स्ट चॉइस थे फॉर द रोल ऑफ अब्बास? इमरान हाशमी मेरे सपना थे ओके। कि काश इमरान हाशमी अब्बास को प्ले करें। बेसिकली जब हमने स्क्रीन प्ले दिया यामी को, राइट, उन्हें स्क्रीन प्ले पढ़ा, उनका सिर्फ एक सवाल था पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, कि अब्बास कौन प्ले कर रहा है? और ये सवाल हम लोग जब लिख रहे थे 1 साल तक यही सोच रहे थे कि अब्बास कौन प्ले करेगा। शाज़िया तुम्हें पता थी कि मतलब यामी प्ले कर रही है। एंड मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ कि मतलब कि कायनात से मांगो तो दे देगी टाइप्स। बिल्कुल। एटलीस्ट मुंह खोल के तो मांगो, फिर एटलीस्ट एट द मोस्ट ना सुनने को मिलेगा, जी। पता तो चले कि हाँ है कि ना है। तो हम इमरान के पास गए, उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आई। उनके कुछ सवाल थे, तो मैंने कहा आपके सारे सवालों के जवाब मेरी स्क्रिप्ट में, आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। 4 घंटे बाद उनका फ़ोन आया मीटिंग खत्म होने की, कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, मुझे 2 डाउट है। मैंने कहा वो 2 डाउट्स, कि मेरे लिए पास 2 शब्द हैं, ट्रस्ट मी। उन्होंने ट्रस्ट किया, हम यहाँ पहुँच गए। एंड इमरान जिस तरीके से इस फ़िल्म में आए, इतने निडर होके आए कि एक आध जगह पे मुझे लग रहा था कि मुझे सेफगार्ड करना चाहिए, कि मेरा हीरो है, उसको ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, 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 ये मैं ही करूँगा। वाह। और इसको समझाना, या मुझे अपने आप को समझाना ऑडियंस को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट वरी अबाउट अब्बास बीइंग अंडरस्टूड बाय ऑडियंसेस और नॉट, ही विल बी अंडरस्टूड। तुमने पेपर पे जितना काम करना था कर दिया, अब बतौर एक्टर मैं करता हूँ। एंड जो वाहवाही इमरान को मिली है उनके रोल के लिए इज ही मेड अब्बास फील अंडरस्टूड। आपको 2 अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ आते हैं, एब्सोल्युटली। आप साइड किसी के साथ भी करें, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अब्बास समझ नहीं आया। और वो बहुत बड़ी बड़ी बात। विक्ट्री है इमरान के टैलेंट की। एब्सोल्युटली। सर, आपके करियर की अगर हम बात करें तो आपने कई सारी वेब सीरीज बनाई जहाँ पे आप को डायरेक्ट करते हैं। तो व्हेन यू डायरेक्ट अ फिल्म, लाइक जैसे आपने हक खुद से डायरेक्ट की है पूरी, यहाँ पे को डायरेक्टर कोई और नहीं है, बट लास्ट अगर आपकी वेब सीरीज की बात करें वहाँ आप को डायरेक्टर थे, तो क्या डिफरेंस आता है? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता कई बार? किसी चीज़ को लेके झगड़ा, क्रिएटिव इश्यूज आते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखिए, मैंने फ़िल्में पहले भी बनाई हैं, जी। लिखी हुई है, एज़ राइटर भी बतौर काम जी। किया है। सीरीज़ मैंने कुछ को-डायरेक्ट की है, कुछ मैंने अकेले जी। बनाई हैं। जी। जब हम साथ में मिलके बनाते हैं, हम्म। वेदर राजन डीके हो या करण अंशुमन हो जी। या मिलन लूथरिया हो, तो 2-3 चीज़ें, राइट? हम एक तो राजन डीके मतलब मेरे 18 साल पुराने दोस्त हैं, करण अगेन 18 साल से जानता हूँ, मिलन को मतलब बहुत अरसे से जानता हूँ मैं। हम उसी स्कूल ऑफ फ़िल्म मेकिंग से आते हैं, उसी थॉट प्रोसेस से आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सबका एक बहुत सिंपल बेसिक चीज़ माननी है कि हम सब मर जाएँगे। इस कमरे में जो बैठा है, हम सब मरने वाले हैं। जी। हमारा काम रह जाएगा। तो जो ईगो आता है ना, हम सब घर छोड़ के आते हैं। हम एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट के साथ आते हैं, जहाँ सिर्फ़ एक और एक ही मकसद होता है
कि इस काम को और बेटर कैसे कर सकते हैं. द बेटर आइडिया विंस. ऑफ कोर्स. एंड व्हेन दैट अप्रोच कम्स इनटू योर वर्क, तो फिर वाद विवाद का स्पेस नहीं होता. यू डिस्कस, यू आर्ग्यू एंड एंगेज, बट यू आर ट्राइंग टू कम टू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, नॉट फाइटिंग. बट ऐसे में कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो आपका विजन है वो भी बेहतर है, उनका भी बेहतर है, तो दोनों में से फिर. देखिए, हर एपिसोड डिवाइड हो जाता है. जी. मैं अपने एपिसोड डायरेक्ट करता हूँ, अपने एपिसोड डायरेक्ट करते हैं, तो इसमें मतलब विजन का चक्कर नहीं होता. ऐसे नहीं कि सेट पे बैठ के दो डायरेक्टर एक साथ डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसी सीन को. जी. आपने अपने सीन्स किया, आपने अपने एपिसोड्स किया, आपने अपने एपिसोड्स किए, हम्म. तो वाद विवाद का चक्कर नहीं आता. अगर दो लोग साथ में बैठ के डायरेक्ट करना चाहे तो ये हो सकता है कि भाई बिल्कुल. कैमरा तू, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं शॉट यहाँ से देख रहा हूँ, हम्म. एक्टर को मतलब मैं खड़ा करना चाह रहा हूँ तो बिठाना चाह रहा है, बट उस तरह को डायरेक्टिंग होती नहीं है. इट्स बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर की ऑफ कोर्स. ये 3 एपिसोड तुम्हारे, ये 3 एपिसोड तुम्हारे, तुम अपने दिन जाओगे, मैं अपने दिन जाऊंगा, तो वहाँ बात खत्म हो जाती है. उससे पहले आप डिस्कस कर लेते हैं अप्रोच, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी रहे. Exactly. ऑल्सो एक डीओपी कॉमन होता है, सो विजुअली आपकी लैंग्वेज सेम होती है, सो दैट रियली हेल्प्स कीप इट यूनिफॉर्म. फैमिली मैन की बात कर रहे हैं, उसके क्रिएटर राजन डीके हैं, आपने कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए. सीजन 3 में आप नहीं दिख रहे हैं, इसका क्या रीजन? मैं राना नायडू 2 डायरेक्ट कर रहा था, मैं हल जी. डायरेक्ट कर रहा था, और वो लोग सीजन 3 बना रहे थे उस वक्त. आप आपने ट्रेलर देखा ऑफ कोर्स सीजन 3 देखा. का? कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और मजेदार लगा. आई थिंक राजन डीके ने खूब मजेदार खिचड़ी पकाई है, और इस बार श्रीकांत तिवारी और उनके परिवार की मतलब और बैंड बजने वाली है, तो खूब मजा आने वाला है. सर, आपने सिर्फ एक बंदा काफी फिल्म बनाई, बहुत ही हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट के ऊपर. मनोज बाजपेयी का एकदम फिनोमिनल परफॉर्मेंस था. फिर आपने एक और हक फिल्म बनाई. आप जैसे आपने बताया कि आप कोर्टरूम ड्रामा की एक ट्रिलोजी बना रहे हैं, तो नेक्स्ट फिल्म क्या होने वाली है और क्या आइडियाज हैं उसको लेकर? कुछ आइडियाज हैं, क्या है मैं बता नहीं सकता. एक बार जब फाइनलाइज कर लूं तब मैं मुंह खोलूंगा. राइट नाउ तो जी. मेरा अर्जुन के निशाने की तरह सिर्फ एक ही अंदेशा है कि अगले 4-5 हफ्तों तक, जब तक हक थिएटर्स में है, उसको हर दिन बैठ के प्रमोट करो, ऑडियंस को लेके जाओ, दिखाओ, बातें करो, और उसके बाद आगे बढ़ो. बट क्या ऐसी चीज थी जिससे आप इतना अट्रैक्ट हुए इस जॉनर को लेके, कोर्टरूम ड्रामा स्पेशली? ऑनेस्टली मैं 10 चीजें और भी करता रहा हूँ ऑफ कोर्स, साथ ऑफ में, कोर्स. तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कोर्टरूम ड्रामास जी. बना रहे हूँ और कर लिया है. हम्म. बट कोर्टरूम ड्रामास मजेदार होते हैं बिकॉज उनमें वाद विवाद होता है, एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअलाइजेशन होता है, एक अलग तरह का थ्रिल होता है. बचपन में हम पेरी मेसन पढ़ा करते थे, अब मतलब हम कोर्टरूम ड्रामा बनाते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉनरा, और एक ह्यूमन साइकी का बहुत ही अलग एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर. सर, आपके कई सारे शोज और मूवीज मैंने नोटिस किया कि वो अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि ट्रायल एक अडेप्टेशन है, हक भी एक रियल लाइफ केस से है, तो इसकी कुछ खास वजह? सी, रियल लाइफ इंस्पिरेशंस उनसे आप एब्सोल्युटली. मतलब दे आर व्हाट दे आर. आई एम एक्स जर्नलिस्ट, सो बंदा ही मतलब सुर्खियों से उठा है. ऐसे तो मैंने जब जमीन लिखी थी रोहित शेट्टी की फिल्म, वाईसी 814 के हाईजैक से इंस्पायर होकर मतलब हमने लिखा था मैंने उसको. सो बट व्हेन इट कम्स टू अडेप्टेशंस ऑफ शोज, मैंने 2 अडेप्ट किए हैं. ट्रायल किया है व्हिच इज गुड वाइफ, और राना नायडू व्हिच इज रेड ऑन द वन. बट अगेन इट कम्स डाउन टू कि उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं. पहली बात तो हर शो या कहानी अडेप्टेबल नहीं होती, मिलियो, सोशल मिलियो वगैरह और उनको कई चीजों को इंडियनाइज करना करना पड़ता है पड़ता अपने है. कल्चरल तो कॉन्टेक्स्ट में. डिपेंडिंग ऑन द चैलेंज दैट स्टोरी गिव्स यू, आप डिसाइड करते हो कि हाँ इसमें मजा आएगा करने में, टाइम दे कि ना दे. बट जहाँ तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब आई थिंक हर फिल्म मेकर कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही इंस्पायर होता है. उसको आप कितना फैंटेसाइज करके एक अलग फैंटास्टिक लेवल पे ले जाते हैं, बात अलग है, या कितना रूटेड रखते हैं, दैट्स योर चॉइस एट दैट टाइम एज अ फिल्म मेकर. बट आई थिंक हर फिल्म मेकर रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं. ऐसा कोई कहानी नहीं बनी जो मतलब जिसका कोई फिल्म मेकर बोलेगा कि वो एक बंदा था जिसको मैं जानता था, उसको मैं इस फिल्म में लेकर आया, या मैंने ये कहानी सुनी थी, मैं ये फिल्म में लेकर आया, मेरी मामी के साथ ये हुआ, ताई के साथ ये हुआ. इट्स what you see in life, it comes in films. और एक बड़ा फेमस कोट भी है ना कि नो आइडिया इज ओरिजिनल, आइडियाज आर आल्सो इंस्पायर्ड बाय द रियल इंसिडेंट्स एंड Fair enough, हाँ. सर, आपकी लास्ट जो फीचर फिल्म थी और ये जो फीचर फिल्म है उसमें 10 साल का गैप है, तो Correct. व्हाट वाज द मेन रीजन कि आपने Well, फीचर फिल्म से गैप लिया? So basically, आत्मा के बाद आई थिंक मैं इंडिया का जो पहली वेब सीरीज बनी थी शुरुआती, उसको मैंने डायरेक्ट किया है. जब Amazon और Netflix भी नहीं आए थे, तब वायाकॉम ने प्लेटफॉर्म चालू किया था वूट. मैंने उनके Yes. लिए 2 शोज बनाए थे, योकियो ब्रो और कौशिकी.
तब टानिया बामी, मोनिका शेरगिल जो नेटफ्लिक्स की हेड है, वो वुड की हेड हुआ करती थी, मोनिका शेरगिल. सो आई हैव बीन डूइंग वेब सीरीज सिंस देन. और उसके बाद ऑफ कोर्स हंसमुख आए, फैमिली मैन आए, ऑफ वगैरह कोर्स, आते ऑफ गए. कोर्स. सो आत्मा के बाद लिटरली आई थिंक 1 साल बाद राजा डीके ने एक शो बनाया था टीवी के लिए, और डर सबको लगता है, जिसे विपाशा एंकर थी, और हर एपिसोड एक हॉरर फिल्म की एक कहानी हुआ करती थी. तो उसमें ही मैंने मतलब 4-5 कहानी बना के डायरेक्ट किया, सारे लिंक्स डायरेक्ट किए, प्रोमोज डायरेक्ट किए थे, और उसके अगले साल मेरा पहली वेब सीरीज आ गई. तो आत्मा के बाद लिटरली वेब सीरीज बनती गई, बनती गई, बनती गई, आती गई, टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक बंदा काफी है, तक हमने मतलब एज अ ओरिजिनल ओटीटी फिल्म बनाई, जो किसको मतलब इतने अवार्ड्स मिले, इट बिकेम द हाईएस्ट व्यूड Absolutely. फिल्म on Z. So it just was a discovery of a new medium that arrived, and I adapted to it immediately. So it's just that. Sir, when did you decide you want to be a filmmaker? या screenwriter, director? कब बचपन में कब ऐसा मैं लगा? 9 साल का था जब मुझे एक्टर बनने का भूत सवार हुआ. 12 साल तक का था जब मेरे को राइटर और डायरेक्टर और एक्टर बनना था. फिर जब 16 साल का हुआ तो मेरे को पिंपल आ गया, तो मैंने कहा चलो एक्टर से तो मैं निकल जाता हूँ, मुझे एक्टर नहीं बनना, मेरे को डायरेक्टर राइटर बनना है. तो अपने पोस्टर से मैंने अपने आप को हटा दिया, तो खूब सारे पोस्टर्स बनाया करता था मैं. तो मेरे को काफी मतलब मैं हमेशा से जानता था मुझे क्या करना है लाइफ में, सिर्फ सिर्फ जरा जर्नी में टाइम लगा और कुछ नहीं. सिर्फ पिंपल की वजह से एक्टर बनने का प्लान ड्रॉप कर दिया? Not really, but I think I was smart enough and wise enough at 16 Exactly. कि भाई अभी एक्टिंग रुक जाते हैं, हम पहले राइटिंग डायरेक्टिंग करते हैं, खुद को कास्ट कर लेंगे. हाँ. पर उस छोटी उम्र में आपको लगता था कि एक्टिंग क्या होती है, और सिर्फ गुड लुक्स की वजह से आप एक्टर नहीं बन सकते, एक एक्टिंग स्किल भी होती है? Of course, I think जब बचपन में यू नो एक तो जब राम गौर वर्मा की शिवा आई थी, जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, दैट चेंज्ड एवरीथिंग. जो उस फिल्म से सीखा, जो रामू से सीखा, वो बयान करने में भी फिट नहीं होगा, राइट. बट उसी वक्त मनोज बाजपेयी स्क्रीन पे आए, एंड इट वाज नॉट अबाउट लुक्स, इट वाज नॉट प्योर शेयर टैलेंट. ही वाज नॉट अ ग्रीक गॉड, यू बट टॉकिंग ही अबाउट शिवा? नो आई एम टॉकिंग सत्या? अबाउट सत्या. Yeah. सत्या से पहले एक्चुअली, सत्या से पहले जख्म नहीं, एक फिल्म थी जिसके अंदर परेश रावल थे, हु वाज प्लेइंग अ ट्रांसजेंडर, पूजा भट्ट के तमन्ना मेरे ख्याल से उनका नाम था. सो ही प्लेड अ ट्रांसजेंडर हु वाज पूजा भट्ट्स फादर, एंड हिज फ्रेंड वाज मनोज बाजपेयी. Manoj Bajpayee at that time came in Bandit Queen also. Yes, Bandit He Queen, was leaving an impression in the smallest of roles till Satya came. So for me, that was like wow. I think for everyone, Manoj Bajpayee has really opened doors in the minds of filmmakers. Yep. A long time ago. उनके चक्कर में आज जयदीप अलावत है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. I mean, मनोज और इरफान ने जो किया, वो आज तक जो दरवाजे खोले हैं, वो आज तक खुले हुए हैं लोगों के लिए. सर, राम गोपाल वर्मा की बात की आपने, और ऐसे कौन से फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया फिल्म मेकर बनने के लिए? ऑनेस्टली मैंने यार हर भाषा में, हर देश की फिल्में, अपने देश की हर भाषा में फिल्में देखी हैं, हर जॉनर की देखी है. मैं बहुत ही एग्नोस्टिक हूँ इन टर्म्स ऑफ जॉनर हो या लैंग्वेज हो. मेरे को सिर्फ फिल्में या म्यूजिक या किताबें, हर उसकी पसंद है, बिकॉज अपने आप को लिमिट करने का शौक नहीं है मेरे को. बट या मेरी लाइफ में राम गोपाल वर्मा की फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ रहा है. उनके साथ 6-7 महीने काम भी किया था, और उनसे जो सीखा, फॉर मी आई थिंक ही वाज माय फिल्म स्कूल. एंड एट दैट एज राम गोपाल वर्मा, मणिरत्नम, शेखर कपूर, ये सब फिल्में एक वक्त पे बनाते थे. उन्होंने कंपनी बनाई थी एक बॉम्बे टॉकीज मेरे ख्याल से. So these were the best or the greatest influences at that age. I mean, Tarantino had come at the same time. Scorsese तो मतलब हमेशा सब भग बैठे हुए रहे. But आप कुरुश्वा भी देख लो, आप बर्गमैन भी देख लो, आप गुरुदत्त भी देख लो. और एक जमाने में जब सिर्फ 2 चैनल हुआ करते थे हमारे यहाँ, डीडी के, DD1, DD2, और जब राज कपूर जी का देहांत हुआ था या गुरुदत्त जी पास हुए होते, they had retrospectives. They had shown all films of Raj Kapoor Saab. They had shown all films of Gurudutt. Everything, right from his film noir films to his masterpieces later on. So watching films, I mean, मेरा फिल्म स्कूल फिल्म देखना रहा है. फिल्म देखो, और आगे चल के जब इंटरनेट आया था, तो
फिल्म देखो, उसका स्क्रीन प्ले पढ़ो, या स्क्रीन प्ले पढ़ो, फिल्म देखो, तो एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि क्या लिखा गया है, क्या बना, या क्या बना तो कैसे लिखा, और वही वही लर्निंग से सीखा है बैठ के बेसिकली। सर, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को आप एक कैसी क्या टिप देना चाहेंगे? जितनी फिल्में देख सकते हो देखो, जितनी किताबें पढ़ सकते हो जी। पढ़ो, भले ही तुम राइटर ना बनना चाहो, लिखो, जितना तुम लिख सकते हो लिखो, अपनी जितनी क्षमता है तुम्हारी लिखो, ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, सुनो, अपना दिमाग और दिल खुला रखो, कहानियां वानियां सब आती जाएंगी। क्या बात। और अपने जो राइटर हैं, अगर तुम खुद नहीं लिख रहे, या अपनी जो क्रू है, उन्हें सिक्योर फील कराओ, किसी का क्रेडिट मत मारो, बहुत जरूरी है, बेसिकली किसी का हक मत छीनो। ये आपके साथ कभी हुआ है? काफी बार हुआ है। हम जूते खा के सीखते हैं। सबके साथ होता है, सबके साथ कहानियां होती हैं, बट उससे आप सीखते हैं। आई गेस सी लाइफ में सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाता, आप सीखते से फेलियर से हो। क्या बात। चोट खा के जो आप सीखता है इंसान, वापस चोट नहीं खाता। ये टी शर्ट पे लिखने वाला कोट है। मैं आईपी अभी से बुक कर लेता हूँ। So, since you're making, you've made a great courtroom drama. So I want 5 film recommendations from you. 5 courtroom dramas, all the, your favorite of all times. A Time to Kill, Witness of Prosecution, To Kill a Mockingbird, इनसाइडर भले कोर्टरूम ड्रामा नहीं था, बट इनसाइडर में कोर्टरूम सीन्स बहुत गजब के शूट किए गए थे। माइकल मैन इनसाइडर? नहीं, माइकल मैन नहीं, हाँ माइकल मैन इनसाइडर, Mann, यस, रसल क्रो और Russell अल Crowe, पचिनो Al वाली Pacino. सिगरेट लॉबी के अगेंस्ट जो बनी थी, दैट वाज अ सेमिनल फिल्म फॉर मी। मुझे शाहिद बहुत पसंद है हंसल की, मेरी जंग। अनिल कपूर अनिल लॉयर कपूर. बनते हैं, पहले Yes, सीन में yes. जहर खा लेते I हैं remember. केस प्रूव करने के लिए। आई लव मेरी जंग। आई थॉट मेरी जंग वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब इसे कहते हैं कोर्टरूम ड्रामा, जहां लॉयर अपने क्लाइंट को नॉट गिल्टी प्रूव करने के लिए जहर पी के खड़े रह के केस खत्म करता है, बोलता है इसमें जहर नहीं था, कट तो अपने कोर्ट में लेके जाता है। आई मीन ये पीक सिनेमा था, बट या सो आई एंजॉय मेरी जंग। आई लव दामिनी, दैट वाज अ ग्रेट फिल्म। इनफैक्ट एक बंगाली फिल्म भी बनी थी जो मैंने देखी थी, कोर्टरूम ड्रामा थी, जहां एक बड़े घर की बहू एक रेप होते हुए देख लेती है, एंड शी हैज टू स्टैंड अगेंस्ट इट। आई थिंक पावली दाम थी उस फिल्म के अंदर, आई एम नॉट श्योर किन की फिल्म थी, बट दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी गुड फिल्म, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सो देयर बी सम ग्रेट ड्रामास मेड आउट हियर एज वेल। सो या सर, मैं आपकी टॉप 5 फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम जानना चाहता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनर, व्हिच आर लाइक योर, बहुत आई एम श्योर कि बहुत हार्ड ईटी, होगी। मनोज कुमार क्रांति, वाओ। आई लव क्रांति। ईटी से सीधा क्रांति। ईटी वाओ। क्रांति, हिंदी के रखते हैं ना तो हिंदी की बोलता हूँ बैठ के, दुनिया भर का भूल जाते हैं हम लोग। आप हिंदी का बताइए। हाँ, क्रांति, जी। भूत बंगला, भूत अंगूर, सत्या, टॉस अप बिटवीन गुरुदत्त फिल्म और राज कपूर फिल्म इधर और सो या आप 6 चूज कर लो। हाँ। मतलब आप ये ऐसी फिल्में, आप जो लिस्ट बता रहे हो, कि आपको लगता है हर इंसान को देखनी चाहिए एटलीस्ट एक बार। हाँ, क्रांति मुझे पता नहीं, मैं तो हर साल एक बार देखता हूँ। मुझे बहुत मजा लगता है। दिलीप साहब वाली। हाँ, दिलीप साहब, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, मतलब ensemble द cast बिगेस्ट है, मल्टी biggest, स्टारर एवर absolutely, मेड। absolutely. परवीन बाबी, हेमा मालिनी, मतलब उसमें कौन नहीं था? कौन नहीं, सही बात। So yeah, I mean that was a fun film। मैंने बचपन में देखी थी, उसके बाद पागल हो गया था मैं रेड फोर्ट गया था, एक झाड़ू की सीख लेकर उसको तलवार बना के ढूंढ रहा था कि मतलब कहाँ है गोरे, सब चले गए, कोई दिखा नहीं मेरे को, तो बहुत ही डिसअपॉइंट होके घर आया था। बट हाँ, मैं श्योर था कि आज मिलेंगे 2 दिन को तो मतलब झाड़ू घुसा ही दूंगा। बट हाँ, सो या ये मेरी फेवरेट फिल्म है। मैं कुछ जॉनर्स का नाम लूंगा जी। और आप उस जॉनर की फिल्म किस एक्टर के साथ बनाना चाहेंगे, आप मुझे ये बताइए। एक्शन, रणबीर कपूर, थ्रिलर, कार्तिक आर्यन, अ कॉमेडी, मनोज बाजपेयी, रोमांस। शाहरुख खान। सेफ चॉइस, कुछ अच्छा, एक्सपेरिमेंट सेफ चॉइस चाहिए, नहीं, ये तो शाहरुख खान तो सेफ चॉइस बट हुई शाहरुख ना। खान अब सिर्फ एक्शन कर रहे हैं ना, तो रोमांस करेंगे, वापस आएंगे ना वापस। बट शाहरुख और रोमांस आर लाइक हाँ, बट लास्ट रोमांस कब किया था बताइए? टाइम हो गया थोड़ा। कितना? चेन्नई एक्सप्रेस में भी रोमांटिक बीट्स थी, पर आउट एंड आउट रोमांस में तो टाइम हो गया। King of romance needs to do romance. Yeah. I'm missing him. Absolutely. हॉरर, यामी गौतम। वाओ, अभी तक उन्होंने शायद एक आध फिल्म की है। हॉरर? हाँ, कौन सी? पवन कृपलानी डायरेक्टर थे उसके। इट वाज अ हॉरर कॉमेडी। सैफ भी थे,
भूत पुलिस, कॉमेडी थी ना। बट हॉरर कॉमेडी थी, पर ठीक है। स्लाइस ऑफ लाइफ। आन पांडे। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग चॉइस। फैंटेसी। या हाँ, फैंटेसी। अल्लू अर्जुन। सर ये हमारा ये सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड द हैशटैग शो। तो मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूंगा, आपको उनको वन वर्ड एक हैशटैग देना है। ओके, हाँ। मनोज बाजपेयी, हैशटैग गॉड मोड, यामी गौतम, हैशटैग किलर मोड, सुमंता, हैशटैग सरियल, अजय देवगन, मैन, मैन ओ मैन, आई लव अजय देवगन, के मेनन, हैशटैग इंटेंस, इरफान, हैशटैग गॉड, राणा दगुपति, मैन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हाँ, इमरान हाशमी, इंटेग्रिटी, नवाज, नेवर गिव अप, एंड लास्ट काजोल। हैशटैग स्माइल ऑफ अ नेशन। सर ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड द व्हाट द कमेंट्स। तो जनता के कुछ कमेंट है हाँ। आपकी फिल्म पे, आपके जी। ट्रेलर पे, यू नो, उस पे आपका रिएक्शन चाहिए। जी, यामी गौतम ने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। I agree. She has given a career best performance. I think she's going to sweep every single award under the sun. As simple as that. She's going to be remembered for a very, very long time as Shazia Bano. दूसरा कमेंट है, इमरान हाशमी की जगह किसी और एक्टर को लेना चाहिए। भाई तू हक डायरेक्ट कर ले तो मेरे लिए इमरान हाशमी बढ़ के कोई एक्टर नहीं था इस फिल्म के लिए। एंड लास्ट इज kudos to the director for making such a brave film. थैंक यू भाई, तेरा नाम क्या है? हाँ। बट ऑल आई वांट टू से इज कि ब्रेव की बात इसलिए नहीं आती बिकॉज डर के आप ना जी सकते हो ना डर के फिल्म बना सकते हो जी। और बनानी चाहिए भी नहीं। अगर आपको डर लगता है तो काम मत करो। जहां लगता है ना कि मैं निडर हूं, मतलब जो काम आपको इतनी करेज से भर दे कि डर आपके आसपास भी ना है, दैट इज द राइट थिंग दैट यू डूइंग देयर। सर ये मेरा लास्ट सवाल है कि आपके आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं? कुछ भी नहीं। Right now I'm not talking about anything in the future. Well, I'm happy to meet again and talk to you about it, but right now I just want to focus only on Haq. Once this month is over, then I'll kind of move on to the next. I mean, there are things happening, but I want to kind of just focus. What genre would you like to explore? All genres. All genres. अभी मतलब जैसे कि मैंने कहा, मेरे कोई लिमिट है ही नहीं, ना दिमाग में ना दिल में, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। So thank you Suparn Varma, it was Thank you so amazing much. having you. Pleasure.